12 मार्च 1993 दोपहर 1:28 मुंबई। अरब सागर की नमी से भरी हवा उस दिन असामान्य रूप से भारी थी। शेयर बाजार की इमारत के बाहर सामान्य चहल पहल थी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद शहर की धड़कन हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक के बाद एक विस्फोटों ने दक्षिण मुंबई को आग और धुएं के अंधकार में धकेल दिया। सड़कें चीखों से भर उठी, कांच के टुकड़े आसमान से बरसने लगे और भारत की आर्थिक राजधानी अचानक युद्ध भूमि में बदल गई। ये केवल बम धमाके नहीं थे, ये एक सुविचारित प्रतिशोध था जिसकी रूपरेखा हजारों किलोमीटर दूर कराची की परछाइयों में तैयार हुई थी। दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो उस समय तक तस्करी और अवैध कारोबार की दुनिया में जाना जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय आतंक के मानचित्र पर स्थायी रूप से अंकित होने जा रहा था। मुंबई के दंगों के बाद उपजे रोष को उसने संगठित हिंसा में बदल दिया। दुबई से कराची तक फैले उसके नेटवर्क ने RDX हथियार और प्रशिक्षित हाथों की व्यवस्था की। टाइगर मेमन और छोटा शकील जैसे सहयोगियों के माध्यम से शहर के अलग अलग हिस्सों में बारूद बिछाया गया। हर विस्फोट केवल इमारतों को नहीं गिरा रहा था, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा था। धमाकों के बाद मुंबई की रातें सायरनों और एम्बुलेंसों की आवाज से कांपती रही। 257 निर्दोष लोगों की मृत्यु और सैकड़ों घायल शरीर इस षड्यंत्र की भयावह कीमत थे। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं, सीमा पार के तार जुड़ने लगे और एक अदृश्य युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा घोषित किया। इंटरपोल के नोटिस जारी हुए, लेकिन वह पहले ही पाकिस्तान की शरण में जा चुका था। कराची के क्लिफ्टन इलाके में ऊंची दीवारों और सशस्त्र सुरक्षा के बीच उसका नया साम्राज्य खड़ा हो चुका था। समय बीतता गया, परंतु उसका साया भारत की हर बड़ी आपराधिक घटना पर मंडराता रहा। हवाला नेटवर्क, मैच फिक्सिंग, हथियारों की तस्करी, हर धागा अंततः उसी अंधेरे केंद्र की ओर इशारा करता था। 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ तो सुरक्षा एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड और आतंक के गठजोड़ को और गहराई से खंगाला। अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक मस्तिष्कों ने इस छाया युद्ध को समझने और काटने की दीर्घकालिक योजना तैयार की। यह केवल एक अपराधी को पकड़ने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस तंत्र को तोड़ने की चुनौती थी जो सीमाओं के पार फल फूल रहा था। 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। उसकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया, वित्तीय नेटवर्क पर निगरानी बढ़ी। फिर भी कराची की गलियों में उसकी उपस्थिति एक खुले रहस्य की तरह बनी रही। पाकिस्तान आधिकारिक रूप से उसके अस्तित्व से इनकार करता रहा, जबकि भारतीय एजेंसियां उसके ठिकानों के सटीक पते प्रस्तुत करती रहीं। ये कूटनीतिक शतरंज का ऐसा खेल था जिसमें हर चाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती थी। मुंबई हमलों 2008 के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति को और कठोर बनाया। दाऊद का साम्राज्य अब पहले जैसा निर्भीक नहीं रहा। उसके करीबी सहयोगियों पर शिकंजा कसने लगा। छोटा शकील के नेटवर्क पर लगातार प्रहार हुए और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र में उसकी पहुंच सीमित होती गई। कराची की रातों में, जहां कभी उसका प्रभाव निर्विवाद था, अब अनिश्चितता की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उम्र के साथ उसकी सार्वजनिक उपस्थिति कम होती गई। अफवाहें उठीं, बीमारी, आंतरिक मतभेद, सत्ता संघर्ष, परंतु ठोस प्रमाण हमेशा धूल में छिपे रहे। भारत में पीड़ित परिवारों के लिए यह केवल कानूनी मामला नहीं था, बल्कि न्याय की अधूरी पुकार थी जो हर वर्ष 12 मार्च को और तीव्र हो उठती है। आज 3 दशक बाद भी 1993 के धमाके भारत के इतिहास पर गहरे अंकित हैं। दाऊद इब्राहिम एक व्यक्ति से अधिक प्रतीक बन चुका है।